हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं किशन लाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे किशन एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जिसमें पूरे 50 प्रश्नों का आपको टेस्ट लगाना है, जिसमें जीके भी होगा, साइंस भी होगा, मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा। एकदम नवीनतम पैटर्न के अनुसार पूरा का पूरा पेपर तैयार किया गया है। तो सभी विद्यार्थियों को इन 50 प्रश्नों का टेस्ट ईमानदारी से लगाना है और अंत में सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट हो पाते हैं। चलिए बिना देरी के आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। तो इसमें आज सारा ऑल ओवर सब्जेक्ट होने वाला है। चलिए बिना देरी के शुरुआत करेंगे। इससे पहले बता दूं, यह पूरे 50 प्रश्नों की क्लास होगी और सभी को टारगेट लेके चलना है 45 प्लस का। और जो भी 45 प्लस करे एक बार कमेंट तो सभी को करके बताना है आपका कितना स्कोर आ पाता है। चलिए बिना देरी के, ये पूरा का पूरा अग्निपथ तहत जो आपको पता है अग्निवीर की जो परीक्षा होने वाली है, आगामी पहले फिजिकल होगा फिर पेपर होगा, या फिर आगामी जो भी इंडियन आर्मी एग्जाम की तैयारी बात कर लेते, कोई भी पेपर की तैयारी करना चाहता है, जिनके हम बात कर लेते हैं थोड़े से सब्जेक्ट कमजोर होते हैं, उन सभी विद्यार्थियों को भी ये टेस्ट लगाना है ताकि आपको पता चले किस तरह का लेवल रहने वाला है न्यूनतम पैटर्न के अनुसार। और आपको पता है हमारी क्लासेस रेगुलर चल रही है शाम को 8:30 बजे, तो रेगुलर शाम 8:30 बजे आप लाइव आइएगा और इस सेशनों का फायदा लीजिएगा। चलिए बिना देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है? भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह यानी सैटेलाइट की बात करें तो वो आपको पता होगा कौन सा है? आर्यभट्ट है। बिल्कुल, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रही है आर्यभट्ट, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। और कब छोड़ा गया था? 1975 में छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 1975 में छोड़ा गया था। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और एप्पल की बात कर लेते हैं, भारत का प्रथम संचार उपग्रह, याद रखिएगा, भारत का प्रथम संचार उपग्रह, भारत का प्रथम संचार उपग्रह की बात करें, संचार उपग्रह की बात करें तो वो कौन सा है? एप्पल है। संचार उपग्रह एग्जाम में कई बार पूछा गया और इसको कब लॉन्च किया गया था? 1981 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1981 में लॉन्च किया गया था। जो भी इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट बताता हूं, हमारी जो क्रेश कोर्स के तहत यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है, रेगुलर प्रैक्टिस करवाई जाती है, इन सभी क्वेश्चनों को आपको कॉपी और पेन साथ रख के नोट करते जाना है, क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन इस क्लास से मिलने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं, इसका जवाब आपका ऑप्शन और डी राइट हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। भारतीय संविधान, क्वेश्चन क्या दे रखा है? भारतीय संविधान के अनुसार विदेश नीति, किसकी बात करें? विदेश नीति की बात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन मैं कहूंगा। विदेश नीति कौन से अनुच्छेद में आती है? कौन से अनुच्छेद में आती है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएगा। तो विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो बिल्कुल, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है और एक राज्य आपातकाल होता है। जल्दी से कमेंट करके बता दो। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, ये कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैंने पिछली क्लास में डिस्कस की है। और राष्ट्रीय आपातकाल हो गया और एक होता है राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन भी इसे हम कहते हैं, राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल। और एक हो गया आपका राष्ट्रीय आपातकाल। राज्य आपातकाल को कई बार यानी राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों का जल्दी से कमेंट करके बताएगा। मैंने कई बार आपको बताया कौन से अनुच्छेद के तहत है। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा। पिछली क्लास यदि आपने ली है तो वहां मैंने बताया था और अलग अलग आज प्ले लिस्ट में बनवा दूंगा। तो सभी विद्यार्थी जितने भी अग्निपथ के तहत जो क्लासेस लग रही है उनका आप फायदा लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात कर लेते हैं, कहाँ हुआ था? तो वो आपको पता होगा। यदि मैं बात करूं ब्रिटेन की राजधानी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन की राजधानी यानी इंग्लैंड की राजधानी क्या थी? लंदन थी। लंदन। बिल्कुल, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। और लंदन की बात कर लेते हैं, कौन सी नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा टेम्स नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? टेम्स नदी के किनारे। यह भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। लखनऊ, आपको पता है लखनऊ जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। खिलाड़ी जीव मिल्खासी, ध्यान से पढ़िएगा, जीव मिल्खासी, मिल्खासी की बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
मिल्खासी, मिल्खासी, मिल्खासी की बात कर लेते तो वो आपको पता होगा ये क्या थे, रेसलर थे, क्या थे, हम बात कर लेते धावक थे, क्या थे, धावक थे, याद रखिएगा ये एक धावक थे, यानी हम बात कर लेते मिल्खासी। और मिल्खासी के पुत्र कौन थे, मिल्खा सिंह के पुत्र कौन थे, ये बात कर लेते, ये इनके पुत्र है, कौन है, जीव मिल्खा सिंह है, वो मिल्खा सिंह के क्या पुत्र है। अब बात कर लेते जीव मिल्खा सिंह का संबंध किससे है, मिल्खा सिंह को आपको पता है उड़ता सिख भी कहा जाता है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है, उड़ता सिख भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ता सिख किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मिल्खा सिंह को, जो शानदार क्या थे, धावक थे, शानदार क्या थे, धावक थे। अब बात कर लेते, आपको पूछा गया जीव मिल्खा सिंह का संबंध किससे था, तो जल्दी से बताएगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे गोल्फ, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। लखनऊ, लखनऊ मैंने अभी बताया जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, जो कि यूपी यानी सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर राज्य यूपी, उसकी राजधानी है। अब बात कर लेते हैं वो किस नदी के किनारे बसा है, तो लखनऊ की बात कर लेते तो वो आपको पता होगा गोमती नदी के किनारे है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे बिल्कुल उनका जवाब सही है। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है, कई बार पूछा गया, जल्दी से बता दो। नर्मदा नदी का उद्गम की बात कर लेते हैं तो अमरकंटक की पहाड़ियां, कहां से होता है, अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। कई बार पूछा गया अमरकंटक पहाड़ियों से किसका, पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है, ये होता है नर्मदा नदी का, पहाड़ियों से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 6 नंबर आपके सामने आ चुका है। बुल फाइटिंग, बुल फाइटिंग किस खेल यानी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। बुल फाइटिंग आपको पता है सांडों को आपस में लड़ाया जाता है, इस तरह का एक खेल होता है, तो ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये आपको पता होगा स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। किसका, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। जापान की बात कर लेते, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, जूडो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, जूडो है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। रूस की राजधानी क्या है, रूस की राजधानी बताइएगा जल्दी से, कई बार आ चुका है। रूस की राजधानी की बात करें मॉस्को है, क्या है, मॉस्को है, याद रखिएगा। और इसकी मुद्रा की बात कर लेते हैं, इसकी मुद्रा की बात करें तो आपको पता होगा रूबल है, क्या है, मुद्रा की बात करें रूबल है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। निम्न में से किसका संबंध बैडमिंटन से है, किसका संबंध बैडमिंटन से है, जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा निम्न में से किसका संबंध बैडमिंटन से है। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे, सी की तरफ जा रहे, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। और डूरंड कप का संबंध किससे है, आपको पता होगा फुटबॉल से है। किससे भाई, फुटबॉल से है, यह भी आपको ध्यान रखना है। डूरंड कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। और बात कर लेते हैं डेविस कप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका संबंध किससे है, टेनिस से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। डेविस कप का संबंध किससे है, तो टेनिस से है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। भारत में आने वाला प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन था, भारत में आने वाला प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन था, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे सेंट थॉमस, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। सभी विद्यार्थियों को यह नोट कर लेना है, कई बार आर्मी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, आई हम बात कर लेते हैं, बहुत ही शानदार IMA, किसकी बात करें, IMA की बात करें। मैंने कई बार बताया IMA का मतलब होता है इंडियन, हम बात कर लेते हैं यदि बात करें मिलिट्री एकेडमी, किसकी बात कर लेते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। कई बार बता चुका हूं, फिर लिख लीजिएगा मिलिट्री एकेडमी, एकेडमी जल्दी से नोट कीजिएगा। ये आपको पता है कहां है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात कर लेते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कहां है, देहरादून में। कहां है, देहरादून में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देहरादून कहां है, उत्तराखंड में। देहरादून कहां है, उत्तराखंड में। अब बात कर लेते हैं, एक होता है IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, याद रखिएगा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन,
इसकी बात कर लेते हैं तो ये नई दिल्ली में, दोनों आईएम में अलग अलग है, सीधा आईएमए दे, इसका मतलब आपको कौन सा समझना है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी वाला समझना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 10 नंबर आपके सामने आ चुका है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है। सासाराम बिहार में, आपको पता है दूसरा मकबरा है, कौन सा, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। अब बात कर लेते हैं हुमायूं का मकबरा, तो वो आपको पता होगा नई दिल्ली में, कहाँ है, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अब जल्दी से कमेंट करके बताएगा भाई, सासाराम, सासाराम बिहार कौन सा मकबरा है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो वो है शेरशाह सूरी का मकबरा। शेरशाह सूरी के मकबरे की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, शेरशाह सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी का, एक मिनट सही लिख देते, सूरी का मकबरा ये कहाँ है, ये आपको पता है सासाराम बिहार में है, कई बार आ चुका है। और आपको पता होगा जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था। जीटी रोड का निर्माण, ग्रैंड ट्रक रोड, ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है, यूएनओ किसकी बात करे, यूएनओ की बात करे, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करे, किसकी बात करे, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करे। जल्दी से कमेंट करके बताएगा। आपको पता होगा इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, कहाँ है, मुख्यालय की बात कर लेते हैं, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। मुख्यालय की बात करें तो आपको पता होगा न्यूयॉर्क में है, कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, जो कि आपको पता है न्यूयॉर्क कहाँ है, यूएसए में, कहाँ है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, स्थापना कब हुई थी, जल्दी से 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो जल्दी से देखिएगा, आपको ऑप्शन में दे रखा है 1945, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। और आपको पता होगा इसमें किसकी हुई थी, 7 अप्रैल, कब हुई थी भाई, सही है क्या, 7 अप्रैल 1948 को किसकी, डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी, किसकी स्थापना हुई थी, डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार, क्या, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, एक बनता है ऑस्ट्रिया, दोनों इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रिया अलग है और ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया, दोनों की बता देता हूं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और ऑस्ट्रिया की राजधानी आपको पता होगा, यदि बात करूं तो राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। इसकी राजधानी की बात कर लेते हैं, वियना है, क्या है, वियना है। ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, बिल्कुल सही है ना। एक बार सभी विद्यार्थी बताइएगा किन किन के ये जवाब सही हुआ, दोनों के जवाब सही होनी चाहिए। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी की बात करें तो वियना है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो कैनबरा है, क्या भाई, कैनबरा है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे, बी की तरफ जा रहे, उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो आपको पता होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर की बात कर लेते, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम प्राइम मिनिस्टर की बात कर लेते तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर लेते, प्रथम कौन थे, राष्ट्रपति थे। कौन थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। और बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति की, प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें तो वो भी ध्यान रखना है, प्रथम उपराष्ट्रपति वो कौन थे, जल्दी से बता दो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है। देखो मैं फिर बता देता हूं, आज की क्लास में पूरे 50 प्रश्न होंगे, 15 जीके, 15 जीएस, 15 मैथमेटिक्स और 5 रीजनिंग। सभी विद्यार्थियों को टेस्ट ईमानदारी से लगाना है और अंत में अपना स्कोर भी कमेंट करके बताना है, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे, सर आप अलग अलग क्लास लगाते हो, जीके जीएस के अलग लगाते हो, मैथ के अलग लगाते हो, इससे बढ़िया होता है कि शाम को 8:30 बजे पूरा का पूरा गर्दा उछाल दिया करो। तो इसीलिए हमने क्या निर्णय लिया है, अब आपका रेगुलर शाम 8:30 बजे मॉडल पेपर ही करवाया जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी परेशान हो रहे थे, सर सुबह वाली क्लास लेना, शाम वाली क्लास लेना, इससे बढ़िया एक क्लास के अंदर ही क्या कर दिया करो, गर्दा उछाल दिया करो। तो वही काम करने के लिए हम तैयार हो चुके हैं। और जो भी विद्यार्थी अपनी तैयारी करे, दृढ़ निश्चय के साथ हम तैयारी करवाएंगे, एक एक चीज एग्जाम में मिलाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे।
पेपर के अंदर आपको पता है पीछे कोई भी पेपर होता है उनमें आपको पता है आरजे किशन एजुकेशन का हर एक क्वेश्चन आपको हूबहू मिलता है। हालांकि काफी सारे विद्यार्थी परेशान भी हुए, पीछे एग्जाम नहीं करवाया गया, गवर्नमेंट पता नहीं क्या चाह रही है, अब सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आएगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। हमें पता है कि जो विद्यार्थी जिनका एग्जाम नहीं हुआ वो बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन अब आपको पता है जो भी विद्यार्थी जिनका एग्जाम नहीं है उनका निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आगे है। और सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर पाता है उसका भी थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। क्लासेज हमारी रेगुलर रखना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि विद्यार्थी नहीं तो फिर भूल जाते हैं, जो याद कर रखा है वही भूल जाते हैं, कुछ दिन पढ़ाई नहीं करते पूरा साफ हो जाता है। इसलिए क्लासेज लेना भी जरूरी हो जाता है थोड़ा सा। आप किसी भी एग्जाम, अब कई विद्यार्थी कह रहे सर हम तो ओवर एज हो गए तो हम SSGD की तैयारी करेंगे, दिल्ली पुलिस की करेंगे, तो उनके लिए भी ये क्लासेज भी ले सकते हो और अलग से क्लासेज भी आपकी जल्द स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको दे रखा है सिलिकॉन वैली कहाँ है, सिलिकॉन वैली कहाँ है जल्दी से कमेंट करके बताएगा, तो वो आपको पता होगा कहाँ है भाई, अमेरिका में सिलिकॉन वैली। और भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। ये आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है। अब साइंस के टीचर जल्दी से आपके सामने आने वाले हैं। तो आपको पता है जनसंख्या कितने वर्षों के बाद भारत में जनगणना होती है, वो कितने वर्षों के बाद होती है, जल्दी से साइंस के टीचर अभी आपके बीच आने वाले हैं, तो इतने में जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। बहुत ही शानदार, बिल्कुल 10 वर्षों में होती है जनगणना। भारत में कितने वर्षों में होती है, 10 वर्षों में होती है। अब आपका साइंस का क्वेश्चन सामने आ चुका है और अब आपकी साइंस की क्लास होने वाली है, तो सभी विद्यार्थी बने रहेगा। फिर दोबारा मिलूंगा मैं, क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स और रीजनिंग भी मैं ही कराऊंगा, तो वो भी आपके सामने लेकर आ रही है जल्दी के जल्दी। बहुत ही शानदार आपकी ये क्लास होने वाली है। चलिए मैं अभी दोबारा मिलूंगा आपसे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इन्हीं मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे ऊपर है, तो जल्दी से सभी इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या है, पेनिसिलिन एक है। पेनिसिलिन क्या होती है, तो पेनिसिलिन होती है एक प्रतिजैविक यानी कि एक एंटीबायोटिक होती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा। यानी कि पेनिसिलिन होती है वो प्रथम एंटीबायोटिक थी, यानी प्रथम प्रतिजैविक खोजी गई थी, जिसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, वो की थी पेनिसिलिन की। कब की थी, 1928 ईस्वी में की थी। ये भी आप नोट करके लिख सकते हो, ये खोजी गई प्रथम एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक थी। ये आप नोट करके लिख लीजिए। अगला प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है। यानी कि परमाणु का जो रासायनिक गुण होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं। जल्दी से सभी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिए। परमाणु के जो रासायनिक गुण है वो निर्भर करते हैं परमाणु क्रमांक पर। किस पर, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। ये चीज आप नोट करके लिख सकते हो। अगर ऑप्शन में परमाणु क्रमांक न दे तो जो अंतिम कक्षक होता है, अंतिम कोष होता है, उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर भी निर्भर करता है। अंतिम कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर भी निर्भर करता है क्या, परमाणु के जो रासायनिक गुण होते हैं वो उन पर भी निर्भर करते हैं। ये भी आप नोट कर सकते हो। अगला प्रश्न नंबर आपके सामने 18, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, हवा होती है वो कुछ गैसों का क्या होती है, मिश्रण होती है। वो तो उसमें पूछा है कि नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कितनी होती है, यानी कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है 78.08%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 78.08% होती है। अगर बात करें 21% की, तो ये ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है 21%। ये भी आप नोट करके लिख सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर जाने पर एक व्यक्ति के भार में क्या लिखा है, यहां लिखा है भार, यानी कि वजन, यानी कि वजन यानी कि वेट। वेट अलग होता है और एक होता है द्रव्यमान, जिसे हम कहते हैं मास।
ये अलग होता है और वेट यानी कि भार अलग होता है। भार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर आप चाहे चंद्रमा पर जाओ, चाहे मंगल ग्रह पर जाओ, कहीं भी जाओ, द्रव्यमान आपका अगर 60 केजी है तो 60 केजी ही रहेगा। अगर भार की बात करें तो ये भार यानी कि वजन यानी कि वेट, वो चेंज होता रहता है, प्रत्येक जगह अलग अलग होता है। चंद्रमा पर बात करें तो पृथ्वी से कम होता है। चंद्रमा पर जो भार होता है वो पृथ्वी से कम होता है, और कितना होता है, पृथ्वी का 1/6 होता है। पृथ्वी का 1/6 होता है भार। चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 होता है भार। तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर जाने पर कमी आ जाएगी, किसमें, भार यानी कि वजन यानी कि वेट में कमी आ जाएगी। द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीजें आप नोट लगाकर लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, क्या है, छोटी चेचक के कारण होता है। यानी कि छोटी चेचक है वो किसके कारण होती है, छोटी चेचक है वो किसके कारण होने वाली बीमारी है, तो यह एक संक्रामक रोग है। छोटी चेचक क्या है, संक्रामक रोग है। यह बहुत ही जल्दी फैल जाता है। हालांकि यह ज्यादा कोई नुकसानदायक नहीं होता है, लेकिन यह एक संक्रामक रोग होता है और यह विषाणु जनित होती है, यानी कि वायरस जनित बीमारी होती है। यानी कि यह विषाणु से फैलती है, यानी कि हम कह सकते हैं वायरस। ये भी आप नोट लगाकर लिख सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या, किस दांत की 3 जड़ें होती है। यानी इनमें से कौन सा दांत है जिनकी 3 जड़ें पाई जाती है। जल्दी से सभी विद्यार्थी जवाब देने की कोशिश कीजिए कि किस दांत में 3 जड़ें पाई जाती है। तो वो पाई जाती है मोलर दांत में। किसमें, मोलर दांत में 3 जड़ें पाई जाती है। कितनी, 3 जड़ें पाई जाती है। मानव शरीर में दांतों की संख्या, मानव में दांतों की संख्या कितनी होती है, कि संख्या होती है वो होती है 32। कितनी होती है संख्या, तो वो होती है कितनी, 32 होती है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य बल और विस्थापन में क्या संबंध होता है। यानी कि कार्य बल और विस्थापन में क्या संबंध होता है। तो कार्य क्या होता है, बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। कार्य क्या होता है, बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। विस्थापन यानी डी भी लिख सकते हैं और एस भी लिख सकते हैं, दोनों ही राइट होता है। डी भी विस्थापन का प्रतीक होता है और एस भी विस्थापन का प्रतीक होता है। ये भी आप नोट करके लिख सकते हो। यानी कि कार्य बराबर होता है एफ डी। तो इनमें से कौन सा आपका राइट हो जाएगा, तो इनमें से राइट हो जाएगा डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। यानी कि एस यहां क्या है, एस यहां विस्थापन है। क्या है, विस्थापन है। और कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है वो होता है जूल। क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है कार्य का, जूल होता है। और इसका सूत्र होता है एफ एस। ये भी आप नोट करके लिख सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या है, पीवी बराबर स्थिरांक। यहां पी क्या है, पी है दाब, वी है आयतन, वी है आयतन, पी दाब है और वी है आयतन। ये दोनों स्थिरांक यानी कि स्थिर रहे, नियतांक रहे। तो ऐसा किस नियम के द्वारा होता है, तो वो होता है बोयल का नियम, जिसमें टेम्परेचर में चेंज होता रहता है। बोयल से आप देखो, बोयल का मतलब होता है उबलना, यानी कि उबलना। तो ताप उसमें क्या है, यानी परिवर्तन होता रहता है। ताप क्या, परिवर्तित होता रहता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ये पी वी बराबर स्थिरांक होता है, यानी कि ताप नियत रहता है। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो कौन सा, बोयल का नियम, बोयल का नियम होता है, यानी कि पी वी बराबर एन आर टी। ये आदर्श गैस समीकरण होती है, गैस समीकरण होती है। तो इनमें से कौन सा बोयल का नियम है, पीवी बराबर स्थिरांक है, ये बोयल का नियम कहलाता है। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। चलिए अगले स्नेल के नियम की बात करें तो स्नेल का नियम होता है साइन आई बराबर साइन आर।
स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बराबर साइन आर होता है। अगर ओम के नियम की बात करें तो V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, ये क्या होता है, ये ओम का नियम होता है। ये भी आप नोट करके लिख सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 24 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या WBC का पूरा नाम है? WBC का पूरा नाम होता है श्वेत रक्त कोशिका। क्या होता है? श्वेत रक्त कोशिका भी कहते हैं और कणिका भी कहते हैं। कोशिका भी कहते हैं और कई बार कणिका भी लिखा आ सकता है। यानी कि WBC का पूरा नाम होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स किसका नाम है? WBC का पूरा नाम होता है। RBC की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स होता है। यह भी आप नोट करके लिख सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से विस्फोटक कौन सा है? यानी कि इनमें से कौन सा विस्फोटक पदार्थ है? तो विस्फोटक, ये TNT भी विस्फोटक है और TN भी विस्फोटक है, यानी कि B और C दोनों, यानी कि D ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये TNT है, ये युद्ध वगैरह में काम में लिया जाता है। युद्ध यानी कि सेना में काम में लिया जाता है। क्या? TNT, यानी कि विस्फोट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? TNT का, यानी कि ये दोनों ही क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। ये भी आप नोट करके लिख सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या बल का आविष्कारक कौन है? यानी बल की खोज किसने की थी, बल का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो बल का आविष्कार किया था न्यूटन ने, इसीलिए तो बल का मात्रक होता है क्या? न्यूटन। न्यूटन ने किसका आविष्कार किया था? बल का आविष्कार किया था, इसीलिए बल का मात्रक होता है न्यूटन। अगर बात करें रदरफोर्ड की बात करें तो इसने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज तो वैसे गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन जो नाम है प्रोटॉन का वो रदरफोर्ड ने दिया था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, अगर रदरफोर्ड ऑप्शन में हो तो रदरफोर्ड कर देना, अगर गोल्डस्टीन हो तो गोल्डस्टीन कर देना। प्रोटॉन, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। मेंडल की बात करें तो ये आनुवंशिकता सिद्धांत दिया था मेंडल ने। किसने? आनुवंशिक का सिद्धांत दिया था मेंडल ने। और इसे क्या आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? आनुवंशिकी का पिता। अगर आनुवंशिकी शब्द की बात करें तो वो सर्वप्रथम दिया था W बेटसन ने, जबकि आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और गैलीलियो ने किसका, जल्दी से बताइए, किसका आविष्कार किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। और जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। यह भी आप नोट करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 27 आपकी स्क्रीन के सामने। क्या निम्न में से कौन सा विद्युत कुचालक है? यानी कि इनमें से कौन सा विद्युत का कुचालक है, यानी कि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। किस में नहीं होता है? तो ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन ये क्या होती है? विद्युत का क्या होती है? सुचालक होती है। यानी ये तो है। हीरे की बात करें तो ये नहीं होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। एल्यूमिनियम भी होता है, लोहा भी होता है, इसका मतलब हीरा नहीं होता है। हीरा क्या है? कार्बन का अपरूप होता है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों क्या है? कार्बन के अपरूप होते हैं। कार्बन के अपरूप। और एक होता है, वो होता है तीसरा फुलरीन। फुलरीन। एक नंबर ग्रेफाइट हो गया, 2 नंबर ये हो गया हीरा, और 3 नंबर होता है फुलरीन, जो कि कार्बन के क्या होते हैं? अपरूप होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 28 आपके सामने है। रिकेटस किसकी कमी के कारण होता है? यानी कि रिकेटस रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेटस किससे संबंधित है? तो हड्डियों से संबंधित बीमारी है। हड्डियों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित बीमारी कौन सी है? रिकेटस है। और हड्डियों की मजबूतता किस विटामिन से प्राप्त होती है? हमें जल्दी से बताओ। विटामिन डी, यानी कि वो सूर्य से प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। सूर्य से प्राप्त होता है। अगर ऑप्शन में विटामिन न दे, सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि रिकेटस किसकी कमी से होता है,
तो कैल्शियम की कमी से भी रिकेटस होता है, क्योंकि हड्डियों में क्या जो मजबूतता है वो हट जाती है, यानी कि कैल्शियम से हमारी हड्डियों को क्या मजबूतता मिलती है वो नहीं होगी, तो क्या रिकेटस बीमारी हो जाएगी। अगर बात करें विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। कौन सा? स्कर्वी रोग। और ये खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। अगर विटामिन ए की बात करें तो सर्वाधिक गाजर में पाया जाता है। और आंखों से संबंधित बीमारी जैसे रतौंधी किसकी कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है आंखों से संबंधित बीमारी। आंखों से संबंधित बीमारी, ये भी आप नोट करके लिख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किस किरण की होती है? तो वो होती है गामा किरण की। किसकी? गामा किरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। ये आप नोट करके लिख सकते हो। अगर बात करें अल्फा कण, तो जल्दी से बताइए अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम के नाभिक होते हैं। और बीटा कण है वो हाइड्रोजन के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। ये भी आप नोट लगाकर लिख सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साइंस का आज यानी कि साइंस का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद मैथ की शुरू होगी, यानी कि आप क्लास छोड़कर मत जाइएगा, आगे मैथ की सर क्लास लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? जल का गलनांक क्या होता है? गलनांक, या फिर हम कह सकते हैं जल का हिमांक क्या होता है? तो वो होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये भी आप नोट करके लिख सकते हो। अगर बात करें कवंतनाक की, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कवंतनाक होता है। कवंतनाक, कवंतनाक किसका होता है? जल का। ये भी आप नोट करके लिख सकते हो। अब आगे आते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। तो सर आ जाइए और आपको हल कराएंगे मैथ्स के क्वेश्चन। जल्दी से सभी विद्यार्थी आ जाइएगा। अब हमारी मैथमेटिक्स की क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम मैथ के क्वेश्चन 15 करेंगे और हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं इस क्लास का जो 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि एक त्रिभुज में 2 कोण आपको दे दिए, पहले बात कर लेते हैं त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। त्रिभुज में आपको पता है 3 कोण होते हैं। 2 आपको दे दिए, कितना दिया? एक 80 डिग्री दिया और एक आपको पता है 90 डिग्री दे दिया। तो इन दोनों का योग कितना हो गया? 90 डिग्री और 80 डिग्री, यानी हम बात कर लेते हैं 170 डिग्री हो गया। कितना? 170 डिग्री हो गया। ये 2 कोणों का योग है। ये 2 कोणों का योग है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता होगा कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो लिखिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो जल्दी से लिख दो, 180 में से ये घटा देंगे बिल्कुल। तो 180 माइनस कितना करेंगे? 180 माइनस 170 करोगे तो ये आपका जवाब आ जाएगा 10 डिग्री। कितना आ जाएगा? 10 डिग्री आपका जवाब आ जाएगा। तो जल्दी से देखिएगा, एकदम आराम से कर सकते थे। इन दोनों कोणों को आपको जोड़ना था। 80 और 90 कितना हो गया? 170 हो गया। बाकी कितना रहेगा? 180 में से 170 घटाएंगे तो वो आपका आ जाएगा 10 डिग्री। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, अब देख लो तीनों कोणों का यदि आप योग करोगे तो 180 डिग्री हो रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने। एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो वो 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? पहले बात कर लेते हैं, आपको चाल दे रखी है। चाल कितनी दे रखी है? चाल की बात कर लेते हैं, इधर मैं लिख देता हूं चाल। चाल आपको दी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल दे रखी है। अब बात कर लेते हैं समय आपको कितना दिया। समय बात कर लेते हैं 45 मिनट दिया है। समय कितना दिया? 45 मिनट दिया है। और मिनट में नहीं चाहिए हमें, तो किस में चाहिए? घंटे में चाहिए, होर में चाहिए। तो आपको पता है 45/60 लिख देते हैं। 45/60 घंटा लिख देते हैं। यह आपका घंटा में आ गया। अब आपको पता है निकालना क्या है आपको? दूरी। और दूरी क्या होता है? सबको पता है दूरी क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। दूरी क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। जल्दी से निकाल दो, एकदम आराम से हल कर पाओगे। चाल कितनी देर की है? 75। और गुणा में क्या करेंगे? 75 गुणा 45/60। 45/60 कर दो जल्दी से। और जो कट रहा है उनको काट दीजिएगा।
तो ये मैं काट देता हूं एक बार, ये काट देते हैं 15 से 3 बार और 4 बार, और 75 गुणा 3 कितना हो जाएगा 225, और 225 बटा 4 ये जल्दी से आप हल कर लीजिएगा। तो ये कितना आएगा, आपका आएगा 56.25, कितना आएगा 56.25 किलोमीटर आपकी दूरी आ जाएगी। एकदम आराम से ज्ञात कर सकते थे। जल्दी से बताएगा किन किन विद्यार्थियों के 56.25 आया। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। या फिर वैसे भी कर सकते थे, 1 घंटे में दूरी तय कितना 75 किलोमीटर, तो हम 1 घंटे का मतलब 60 मिनट हो गया, 60 का भाग दिया, फिर आपको पता है कितना 45 मिनट में निकालना है तो 45 से गुणा कर देते, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 के प्रथम यानी 3 के पहले 5 गुणजों का औसत बताओ। गुणज मतलब फाड़ा, 3 का फाड़ा लिखना है, 3 दूनी 6, फिर बात कर लेते 9, फिर बात कर लेते 12 और 15। ये 3 के प्रथम 5 गुणज हो गए। और जब आपको पता है अंतराल समान रहे तो बीच वाला पद ही क्या होता है, औसत होता है। जब अंतराल समान रहे तो आपको पता है बीच वाला पद ही क्या होता है, औसत होता है। तो औसत आपका कितना आएगा, औसत आपका 9 ही आएगा। औसत कितना आएगा, 9 आएगा, क्योंकि अंतराल समान होता है। कोई भी फाड़ा लिखते हैं तो अंतराल समान रहता है, यदि एक तरह की समांतर श्रेणी होती है तो बीच वाला पद ही क्या होगा, औसत होगा, यानी कौन होगा, 9 होगा। या फिर एक तरीका और होता है, अंतराल समान रहे तो औसत क्या होता है, प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2, वैसे भी कर सकते हैं। औसत क्या होता है, प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2, बिल्कुल हम कर सकते हैं। प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2 ये भी कर सकते हैं। पहला पद कौन, 3, और अंतिम कितना 15, 3 प्लस 15 बट्टा 2, यानी हम बात कर लेते हैं 18 बट्टा 2। 18 बट्टा 2 का मतलब 9, ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे उससे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब दीजिएगा, कोई रह तो नहीं गया, चलिए हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 34 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, 12 दिया आपको, क्या दिया 12 दिया है, और फिर क्या किया 3 लिखा। बताओ कितना कम किया गया है, जल्दी से बताएगा कितना कम किया गया है, -9 किया है। क्या किया है, -9 किया है, कम, बिल्कुल -9 कम कर दिया। आगे आपको पता है, फिर बात कर लेते कितना कम करेगा, आगे बात कर लेते कितना लिखा है -6, यानी बात कर लेते -9 फिर कम कर दिया, बिल्कुल -9 फिर कम कर दिया। आगे फिर -9 और करना पड़ेगा, आगे फिर -9 और करना पड़ेगा, तो -9 कम और करेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएगा, -9 और -6 कितना हो गया, -15 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, -15 आएगा, जो कि आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी किसकी तरफ जा रहे, ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे, उनका जवाब बिल्कुल सही है। तो एकदम आराम से कर सकते थे। समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, 9 कम करना है, 9 कम करना है, तो आपको पता है -6 से 9 कम और करेंगे कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। चलिए दोस्तों एकदम आराम से समझ आ गया, 9 कम किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब दीजिएगा। क्या दिया, क्वेश्चन आपको दे रखा है 81 बट्टा में कितना 0.09, बिल्कुल यही तो दे रखा है। अब आपको पता है पॉइंट हटाना आपको आना चाहिए, नीचे से पॉइंट हटाना है तो ऊपर शून्य लगाया जाता है, और ऊपर से पॉइंट हटाना हो तो नीचे शून्य लगता है। तो ऊपर शून्य कितना लगेगा, ऊपर शून्य लगेगा 2, कितना शून्य लगेगा 2 शून्य लगेगा, और आपको पता है नीचे 9 रह गया। अब 9 का फाड़ा बोलेंगे 9 बार और 2 शून्य, यानी आपका जवाब कितना आएगा, 900 आपका जवाब आएगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने आ चुका है। कितने प्रतिशत दर पर एक राशि 8 वर्ष में 2 गुणी हो जाएगी। कितने प्रतिशत दर पर एक राशि 8 वर्ष में 2 गुणी हो जाएगी, इसका मतलब साधारण ब्याज है, नाम नहीं दे रखा है। तो मान लेते हैं मूल राशि कितनी मान लेते हैं, मूलधन मैंने माना, मूलधन की बात कर लेते हैं। मूलधन की बात करें तो हमने मान लिया 100 रुपए, कितना माना, प्रतिशत का मामला चल रहा है इसलिए 100 माना। अब बताओ मिश्र धन कितना होगा, आपको पता समय 8 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना प्राप्त होगा, राशि डबल हो गई, इसका मतलब मिश्र धन कितना होगा 200 रुपए होगा। मिश्र धन कितना होगा 200 रुपए होगा। तो बताओ साधारण ब्याज कितना हुआ, साधारण ब्याज की बात करें इसके अनुसार जैसे हमने लिखा है तो 100 रुपए होगा। साधारण ब्याज कितना होगा, क्योंकि आपको पता है मिश्र धन और मूलधन का अंतर ही क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। और समय आपको दिया 8 वर्ष, समय आपको दिया 8 वर्ष, क्या आप लिखिएगा 8 वर्ष। अब आपको निकालना क्या है, जल्दी से कीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया। तो आपको दर निकालना है, और दर साधारण ब्याज में निकालना हो तो क्या होता है, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100
बट्टे में मूलधन गुणा समय, ये होता है, जल्दी से कर दीजिएगा। तो आपको पता है ब्याज कितना है 100 है, और गुणा में 100, और बट्टे में मूलधन हमने कितना माना था 100 माना था, और समय आपको कितना दे दिया 8 वर्ष दे दिया। तो ये 100 से 100 कट गया। अब आप 4 से काट दो, कितना 4 से 100 25 बार कटेगा और नीचे 2 बार, तो आपको पता है ये कितना आएगा 12.5। 12.5% आपकी क्या आएगी, दर आएगी, या कह सकते हैं 12.5%। बात एक ही है, 12.5 को कैसे भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा 12.5%, बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने आ चुका है। एक छात्र परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करता है। कितना अंक मिला छात्र को, 60 अंक मिला। 60 अंक मिलने के बाद 20 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब पास होने के लिए अंक कितने चाहिए, पास होने के लिए अंक कितने चाहिए, पास होने के लिए अंक कितने चाहिए। देखो एक विद्यार्थी कह रहा मेरे 60 नंबर बने, यानी कितने अंक आए, उसके 60 अंक आए और 20 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब 20 अंक उसके कम रह गए, तो 60 + 20, यानी हम बात कर लेते कितना, यदि उसके 80 अंक होता तो वो पास हो जाता। बात सही है ना, 80 अंक होता तो वो पास हो जाता। और ये 80 अंक आपको पता है 40% के बराबर है। अगले ने कह रखा है यदि परीक्षा का उत्तीर्ण अंक प्रतिशत में कितना है 40, तो 40% का मान आपको दे दिया कितना, बात कर लेते हैं 40%, और 40% का मान दिया 80 अंक। कितना दिया, 80 अंक दिया। तो हम निकालेंगे 1% का मान 80/40 आएगा, यानी 2 अंक। 1% का मान 2 अंक है, 1% का मान 2 अंक है। तो हमें क्या निकालना, पूर्णांक यानी 100%। पूर्णांक का मतलब ही क्या होता है, 100% होता है। तो 100% का हमें निकालना है, तो 2 × 100 कर देंगे। 1 का मान 2 है, तो 100 का मान कितना होगा, 200 होगा। तो आपका जवाब आ जाएगा 200 अंक। कितना आएगा दोस्तों, 200 अंक आएगा। एकदम आराम से कर सकते थे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है। 36 आदमी एक काम को 25 घंटे में करते हैं, तो आपको एमडीएच लगाना है। क्या लगाना है, एमडीएच लगाना है। जल्दी से लगा दो। 36 आदमी कितने घंटे में, 25 घंटे में काम कर रहे हैं। आगे आपको कहना है 15 आदमी कितने घंटे में करेंगे, यानी होवर हमें निकालना है। क्या निकालना है, होवर हमें निकालना है। जल्दी से निकाल दीजिएगा। तो आपको पता है जो कट रहा है उनको काट देते हैं, एक बार जो कट रहा है उनको काट देते हैं। तो आपको पता है 5 से काट देते हैं, 3 बार कटा, 5 से 5 बार, और 3 से काट दो, 12 यानी 36, 12। इसका मतलब एच बराबर कितना आएगा, 12 × 5 आएगा, और 12 पंजो कितना होता है 60 होता है। तो आपका जवाब कितना आएगा, 60 घंटा आपका जवाब आएगा। देखिएगा बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दे रखा है। 3x3, क्या दिया, 3x3 बराबर 375 है। तो 3 को उधर भाग में जाएगा, x3 बराबर 375/3 भाग दीजिएगा जल्दी से। तो x3 बराबर आएगा 125। इसका मतलब किसका क्यूब 125 होता है, तो आपको पता है 5 का होता है। तो x बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। x बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। देखिएगा जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात कर लेते हैं, 2 होती है। और भाज्य संख्या की बात करें तो कौन होती है, भाज्य संख्या की बात करें तो वो 4 होती है। और एक की बात कर लेते हैं, न भाज्य होती है और ना ही अभाज्य, ना ही अभाज्य। एक न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे, इसका मतलब कितना होगा, 2 होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ए वाला राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब देने की कोशिश करेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। साइन 50 माइनस साइन, यहाँ 75 नहीं है भाई, यहाँ 70 है। थोड़ा सा मिस टाइप हो रखा है, सही कर लीजिएगा। साइन 70 है, ठीक है ना। साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री बराबर क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। ये आपको पता है टेक्निकल के पेपर में कई बार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, और पीछे ऐसा हुआ भी है, ये पेपर में भी पूछा गया, जीडी के पेपर में भी। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। पहले बात कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा फॉर्मूला आपको लिखा देता हूँ। यदि मैं बात करूं साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र क्या होता है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो, 2 साइन सी प्लस डी बट्टा 2 और कोस सी माइनस डी बट्टा
2 ये होता है। और एक माइनस का भी आप नोट कर लो क्योंकि यहाँ माइनस वाला लगेगा, साइन सी माइनस साइन डी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी बट्टा 2, और आगे बात कर लेते हैं साइन सी माइनस डी बट्टा 2। ये दोनों के दोनों सूत्र आपको याद है तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हमें लॉजिक कैसे पता चला ये सूत्र लगेगा, तो आपको पता है साइन सी प्लस डी वाला सूत्र याद हो, उसके ध्यान में आता है इन दोनों को जोड़ा जाता है, इन दोनों को जोड़ा जाता है, जोड़ के देखिएगा 50 और 70 120 बट्टा 2 यानी 60 का मामला आ रहा है, हमारे मान याद है। और फिर एक बार घटाएंगे, 50 में से 70 घटाए कितना बचा 20, और 20 बट्टा 2 यानी 10, यानी मामला यहाँ सही हो रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ ध्यान दिया 75 नहीं है, यहाँ कितना होगा 70 होगा, नहीं तो फिर आंकड़ा सेट नहीं बैठेगा, तो ये आपको ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं यहाँ तो आपको सूत्र लगाना है, जल्दी से लगा दो। क्या लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाना है, जल्दी से लगाने की कोशिश करेगा। तो क्या लिखेंगे 2 कोस सी प्लस डी बट्टा 2 यानी 50 प्लस 70 बट्टा 2 लगाएंगे बिल्कुल। और आगे बात कर लेते हैं साइन, क्या लिखेंगे 50 माइनस 70 बट्टा 2 लगाएंगे बिल्कुल, ये लगाएंगे। और फिर बात कर लेते हैं प्लस साइन 10 डिग्री, यही तो करेंगे, बिल्कुल आराम से कर पाओगे। तो देखिएगा ये आपको पता है 2 कोस और ये 120 बट्टा 2 यानी 60 डिग्री आ गया। और यहाँ आएगा साइन कितना, साइन आएगा माइनस के 10 आएगा, कितना आएगा साइन माइनस का 10 आएगा, 10 डिग्री आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और प्लस साइन 10 डिग्री, अब आपको पता है। यदि जो टेक्निकल का बच्चा है उनको तो पता रहता है। अब बात कर लेते हैं 2 कोस 60 का मान कितना होता है, साइन 30 के बराबर होता है, यानी 1/2 होता है। और फिर बात कर लेते हैं इधर साइन माइनस 10 डिग्री, ध्यान से लिखिएगा क्वेश्चन को, और प्लस साइन 10 डिग्री। तो ये आपको पता है यहाँ आया तो ये 2 से 2 कट गया, इसका मतलब कितना, ये आपका बचा। इधर मैं लाइन लगा देता हूं ताकि ये आपके मिक्स ना हो जाए, यह सूत्र नीचे लिख रखा है मैंने, ये इधर कर देते, ठीक है। अब बात कर लेते 2 से 2 कट गया, ये कितना आया साइन माइनस 10 डिग्री, और आगे कितना प्लस साइन 10 डिग्री। अब एक नियम और होता है, आपको पता है टेक्निकल मैथ यदि आप पढ़ते हो 11वीं 12वीं में थोड़ा सा ये चीजें लगती है, साइन माइनस को बाहर फेंकता है, कोस माइनस को खा जाता है, ये आपको पता होगा। कोस के अंदर यहाँ कोस होता है और माइनस होता है, तो माइनस नहीं रहता, आपको पता है माइनस को खा जाता है। तो साइन माइनस को बाहर फेंकता है, तो बाहर आ जाएगा माइनस साइन कितना 10 डिग्री और प्लस साइन 10 डिग्री। तो ये आपको पता है साइन 10 डिग्री, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये आपका जवाब कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरह से आप हल कर सकते थे। देखो ये टेक्निकल वाले विद्यार्थियों के लिए खास तौर से ध्यान में रखना है, जीडी के पेपर में भी पूछा गया है, मैंने तरीका आपको बता दिया है। हालांकि जीडी के पेपर में इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम संभावना रहती है, कई बार टेक्निकल के पीछे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन कई बार जीडी में दे देता है, इसी कारण ये पूछ लिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 42 नंबर आपके सामने आ चुका है। रामदेव एक कार कितने में, हम बात कर लेते हैं 2,50,000 रुपए में खरीदता है और बेचता कितने में है, 3 लाख में बेचता है। कितने में, 3 लाख में बेचता है। तो लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। लाभ कितने का हुआ, 50,000 का हुआ, कितने का हुआ 50,000 का हुआ। और बट्टे में लिखा जाता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 2.5 लाख है, 2,50,000 है क्रय मूल्य बिल्कुल। और बात कर लेते आगे, गुणा 100 लगा देंगे, तो जो कट रहा है जल्दी से काट दीजिएगा। तो ये चारों के चारों शून्य आपके कट गए। अब बात कर लेते ये कितना 500/25, 500/25, 25 दूणों 50 यानी 20% आपका जवाब आएगा। कितना आएगा भाई 20% आपका जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे क्योंकि 50,000 का फायदा हुआ ना, 50,000 का फायदा हुआ, 50,000 बटे हम लिखेंगे 2.5 लाख। तो आपको पता है ये काट पीट करके हमने हल करा, 20% आपका जवाब आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने। 21 बजे, आपको पता है 21 बजने का मतलब क्या होगा, 21 बजे का मतलब क्या होगा, शाम के 9 बजने, शाम 9 बजे, बिल्कुल यही तो होगा। 21 बजे का मतलब शाम 9 बजे। और शाम के आगे क्या लगाते हैं, शाम को हम क्या कहते हैं, पीएम कहते हैं, शाम को हम क्या कहते हैं, पीएम कहते हैं। तो 9 PM वाला देखिएगा कौन सा है, 9 PM वाला देखिएगा, 9 PM वाला बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, डी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने आ चुका है। सहदेव ने एक घड़ी 5% हानि पर 190 रुपए में बेची, यानी 5% हानि का मतलब 95% का मान आपको दे रखा है, कितना 190, 95% का मान 190 दिया, तो 1% का मान कितना आएगा
190/95 और आपको तो चाहिए इसका क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू चाहिए, तो गुणा में लिख देंगे 100। अब जल्दी से काटिएगा, 95 से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, और 2 गुणा 100, 2 गुणा 100 का मतलब आपका जवाब कितना आएगा, 200 रुपए आएगा। कितना रुपए आएगा, 200 रुपए आएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 और 8 का तृतीय अनुपात बताओ। 4 और 8 का तृतीय अनुपात बताना है आपको। मैंने बता रखा है ए व बी का तृतीय अनुपात क्या होता है। ए व बी का तृतीय अनुपात की बात कर लेते हैं तो b² होता है। b² होता है, सबको पता है। तो आप जल्दी से कर दो 8 का स्क्वायर, 8 गुणा 8 लिखेंगे, बट्टे में कितना 4, जल्दी से कर दो, 4 से काट दो, ये 2 बार कटा, 8 दूनी कितना आया 16 आया। तो आपका आंसर कितना आने वाला है, 16 आने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट होगा। अब रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होने वाले, बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चन होंगे। यदि TODY टुडे को क्या लिखा जाता है, आप थोड़ा सा यहाँ सही कर लीजिएगा। यहाँ डी नहीं है भाई, यहाँ क्या है, यहाँ बात कर लेते हैं क्यू है, ये थोड़ा सा मिस टाइप हो रखा है, क्यू है, यहाँ क्या है क्यू है, तो डी की जगह थोड़ा क्यू कर लीजिएगा, फिर इस क्वेश्चन को कीजिएगा। TODAY, ध्यान से देखना क्या कर रखा है, U Q E, फिर बात कर लेते हैं G और Z। देखिएगा TU लगातार लिख दिया, बिल्कुल। OPQ, बिल्कुल P लिखने के बाद Q लिखा, DE, फिर बात कर लेते हैं B लिखने के बाद C आता है, और YZ डायरेक्ट आ गया। यानी एक में सीधा लिख रहा है, एक में छोड़ के लिख रहा है, इस तरह से। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिसप्रिंट था, वो मैंने सही करवा दिया आपको। आगे आपको कह रहे हैं बिफोर को क्या लिखेंगे, BEFORE, बिफोर को क्या लिखेंगे, जल्दी से लिखिएगा। BEFORE को क्या लिखेंगे, तो पहले तो B के आगे वाला क्या आता है, C डायरेक्ट लिखना है, और E के आगे F आता है, फिर लिखना पड़ेगा G, और F के आगे क्या आता है, सीधा लिखना पड़ेगा G। देखिएगा डबल G किस में आ रहा है, डबल G एक में ही आ रहा है, बिल्कुल ये वाला देखिएगा। फिर आगे और देख लेते हैं, O के आगे P और फिर Q लिखना पड़ेगा। फिर बात कर लेते हैं R के आगे PQRS, कितना आएगा, S आएगा, बिल्कुल सही है। आगे बात कर लेते हैं EFG, बिल्कुल ये वाला जवाब देखिएगा कौन से में आ रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका C वाला राइट होगा। एकदम आराम से आप कर सकते थे, यहाँ थोड़ा मिस टाइप था, वो मैंने सही करवा ही दिया। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने दे रखा है, बहुत ही आसान है। यदि दक्षिण है ना, दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाता है। पहले बात कर लेते, हम बात कर लेते, यहां थोड़ा सा लिख देते, ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, क्या होता है, उत्तर होता है। नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, और इधर क्या होगा आपको पता है, पूर्व होगा, और इधर क्या होगा, पश्चिम होगा। ये सबको पता होना चाहिए। अब आप बता दोगे आराम से, कैसे बताओगे, मैं अब जो बनने वाला है ना उसको शॉर्टकट लिखूंगा, पूरा नाम नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। तो आपको क्या दे रखा है, दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व है। देखिएगा दक्षिण पूर्व कहाँ है, दक्षिण पूर्व ये वाला, दक्षिण पूर्व का मतलब ये वाला, ये दक्षिण पूर्व है। लेकिन वैसे क्या बन गया, दक्षिण पूर्व पूर्व बन गया, वैसे ये पूर्व बन गया। मैं पूर्व लिख देता हूं, ये पूर्व बन गया है, इसके ऊपर चक्कर लगा देता हूं, ये पूर्व था नहीं, पूर्व बन गया है। यानी हम बात कर लेते हैं, अगले ने दिया दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व का मतलब ये दिशा होगी, दक्षिण पूर्व का मतलब ये दिशा होगी, ये अगले ने पूर्व बना दिया। आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या लिख रखा है, तो इसका मतलब ये इधर क्या बनेगा, इधर आपको पता है पश्चिम बनेगा, ये क्या बनेगा, पश्चिम बनेगा। मैं पह लिख देता हूं, बिल्कुल शॉर्टकट में लिखूंगा, चक्कर निकाल दूंगा ताकि बनने वाली हमारे ध्यान में रहे। आगे आपको पता है, आपको पता होगा इधर क्या होगा, फिर इधर क्या होगा, ये वाला क्या होगा, उत्तर बनेगा, ये वाला क्या बनेगा, उत्तर बनेगा, और ये वाला दक्षिण बनेगा। यही तो बात हुई, अगले का मतलब यही तो हुआ, बिल्कुल यही हुआ। ये बनने वाली दिशाएं मैंने लिख दी है, बिल्कुल यही आगे लिख रखा है। दक्षिण पश्चिम बात कर लेते हैं, आगे लिखो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम का मतलब ये वाला क्या बन गया, अगले ने लिख रखा है पश्चिम बन गया। आगे बात कर लेते, इसी तरह बन जाता है, तो आपको बताना है इसी तरह बनने पर उत्तर क्या होगा। यानी ये उत्तर वाला है ना, ये उत्तर, एक मिनट चक्कर तो नहीं निकालूंगा, नहीं तो फिर आप वो समझ जाओगे। ये उत्तर है ना, ये क्या बनेगा, उत्तर क्या बनेगा, यानी ये उत्तर है ना, ये क्या बन जाएगा। वैसे अब बनने की स्थिति में आए तो ये आपको पता है उत्तर और किसके बीच में आ रहा है, पश्चिम के बीच में आ रहा है, तो उत्तर पश्चिम बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। देखो एकदम आराम से क्वेश्चन था, दिशा का क्वेश्चन था, एकदम आराम से कर सकते थे। उत्तर और पश्चिम के बीच आ रहा है, तो उत्तर जो पहले उत्तर हुआ करता था, अब वो क्या बन गया है, उत्तर पश्चिम बन गया। यही क्वेश्चन पूछा था बस। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने दे रखा है। 27 दिया, देखते भी 27 दिया,
फिर 32 दिया, क्या किया भाई, कितना जोड़ा है देखिएगा जल्दी से, आपको पता है 3 2 5 जोड़ा है, बिल्कुल 5 जोड़ा है। आगे बात कर लेते 30 यानी 2 घटाया है, 30 यानी 2 घटाया है। आगे बात कर लेते 35 यानी 5 जोड़ा है, 5 जोड़ा है। फिर बात कर लेते 2 घटाया, आगे फिर 2 घटाया कितना आया 33। अब आपको पता है आगे 5 जोड़ना पड़ेगा और 33 और 5 कितना हो जाता है 33 प्लस 5 यानी आपका जवाब कितना आएगा 38 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 38 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने, विरोधी, विरोधी कौन होता है, दुश्मन होता है। तो विपत्ति का मतलब क्या होगा, परेशानी होगा। विपत्ति का मतलब क्या होगा, परेशानी होगा, बिल्कुल विपत्ति यानी परेशानी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय करवाते हुए कहा वह मेरे पिता की पत्नी। पिता की पत्नी कौन होती है, माँ हो गई। पिता की पत्नी कौन हो गई, माँ हो गई। पिता की पत्नी यानी माँ, माँ की एकमात्र पुत्र, माँ का एकमात्र पुत्र कौन हो गया, वो स्वयं हो गया। माँ का एकमात्र पुत्र वो स्वयं होता है। तो यहां तक वो स्वयं आ गया, स्वयं की पुत्री है, स्वयं की पुत्री है, यानी वो बात कर लेते निधि है ना, वो उसकी पुत्री है। तो वो उसके क्या लगेगा, सक्षम का निधि से क्या संबंध है, तो पिता हो गया। क्या लगेगा, पिता लगेगा, क्योंकि वो उसकी पुत्री होगी तो स्वयं उसके क्या लगेगा, पिता लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट होगा। ये थी दोस्तों आज की क्लास। इसमें हमने पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट लगाए। अब जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा इन 50 प्रश्नों में आपके कितने परसेंट राइट हुए। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और रेगुलर शाम 8:30 बजे लाइव आएगा। बहुत ही शानदार हम मॉडल पेपर करते रहेंगे ताकि आपका जल्द से जल्द हम कोर्स पूरा कर पाए। एकदम शानदार तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाएगी और हमारी फैकल्टी आपको जो कि दिखाई दे रहे, इस फैकल्टी के माध्यम से आप एप्लीकेशन के अंदर भी क्लासेस ले सकते हैं। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इस सेशन को मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।